नमस्ते बच्चों, मैं शशिकांत। आज आप लोगों से अपने मॉडर्न यूएसए पेपर जो है वो पढ़ते हैं, उसमें अमेरिका के संविधान के बनने पे और उसकी पृष्ठभूमि पे बातचीत करेंगे। बच्चों, इस बात से आप सारे लोग परिचित होंगे कि किसी भी राष्ट्र राज्य के चलने हेतु जो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के निमित्त एक संविधान की आवश्यकता होती है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि किन परिस्थितियों में और कैसे माहौल में अमेरिका में लोकतंत्र आया, और यूँ कह लीजिए कि किस प्रकार से वहाँ की जो क्रांति थी वो सफल हुई। अब जब वो क्रांति सफल हो गई तो उस क्रांति के सफल होने के जो निर्णायक प्रतिफल थे, उसमें से एक महत्वपूर्ण प्रतिफल था उसका संविधान। जहाँ तक अमेरिकी संविधान के बनने की जो पृष्ठभूमि है, उस पर जब हम विचार करते हैं तो इस बात से आप सारे लोग परिचित हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां और उसकी परंपरागत संस्थाओं का प्रभाव उस राष्ट्र की राजनीति पर पड़ता है, जो उनकी शासन व्यवस्था को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान करती है। अमेरिका का संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। यह यूँ कह लीजिए कि इन्हीं परिस्थितियों के परिवेश में वहाँ पे संवैधानिक विकास हुआ था। वस्तुतः अमेरिकी संविधान के विकास में वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक जीवन की परंपराओं और आर्थिक राजनीतिक तत्वों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी बात यह कि सामाजिक दृष्टि से अमेरिकी जो होते थे वो विविध प्रकार की यूरोपीय नस्लों, भाषाओं, संप्रदाय के लोगों को मिला के वो जो देश बना था वही अमेरिका था। इसका प्रभाव ये था कि वहाँ की सामाजिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक जो संरचना थी उसमें अलग अलग तरीके के संदर्भ जुड़े हुए थे। इससे विविध उपनिवेशों में शासन का विकास भी भिन्न भिन्न ढंग से हुआ था। रॉयल प्रॉपर्टी और चार्टर आदि प्रकार के जो शासन स्तर के उपनिवेश अस्तित्व में आए, कालांतर में यही जो विविधता थी वो एकता में परिवर्तित हो गई। कहने का संदर्भ ये है कि जो महत्वपूर्ण संदर्भ या जो महत्वपूर्ण तत्व थे उसके संविधान को प्रभावित करने वाले, उसमें पहला था उपनिवेशीकरण, दूसरा उपनिवेशों की स्वतंत्रता, तीसरा राज्यमंडल और नए संविधान का निर्माण। जहाँ तक उपनिवेशीकरण से आप लोग परिचित ही हैं कि अमेरिका के पश्चिमी तट का जो अन्वेषण था वो कोलंबस ने 1492 में किया था, और उन दिनों वहाँ पे रेड इंडियन लोग रहा करते थे। इंग्लैंड और यूरोप के देशों से लोग वहाँ आकर बसने लगे और वो अलग अलग तरीके से उपनिवेश का निर्माण करने लगे थे। ठीक, दूसरी बात ये कि यूरोप से लोगों का जो आगमन था वो दो कारणों से हुआ था। एक तो यहाँ की आर्थिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, जो यूरोप से लोग आते थे तो उनकी अपनी आर्थिक परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं थी, और दूसरा उनके मन में आर्थिक संपन्नता की लालच थी। दूसरा कारण यह था कि उस समय अनेक यूरोपीय देशों में धार्मिक अत्याचार जो थे वो अपनी अंतिम सीमा पे थे। इंग्लैंड और यूरोप से आए हुए लोग व्यवस्था के प्रिय थे, अतः उनकी धारणा ये हुआ करती थी कि इंग्लैंड की मात्र सरकार से उपनिवेशों की स्थापना के लिए आज्ञा प्राप्त की जाए, और सम्राट ने उन्हें उपनिवेश स्थापित करने के लिए प्रपत्रों में विविध आज्ञा प्रदान की थी। इससे अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना का दौर शुरू हो गया था। इस आधार पर स्थापित उपनिवेशों के 3 वर्ग थे। पहला जो उपनिवेश था वो शाही उपनिवेश हुआ करते थे, और दूसरा स्वामी प्रधान उपनिवेश, और तीसरे वे उपनिवेश जो अधिकार प्राप्त उपनिवेश थे। जैसा कि नाम से ही परिचित है कि शाही उपनिवेशों में वो उपनिवेश हुआ करते थे जो सम्राट के नियंत्रण में हुआ करते थे या सम्राट के गवर्नरों के नियंत्रण में हुआ करते थे। ऐसे उपनिवेशों की संख्या अधिक थी। दूसरा स्वामी प्रधान उपनिवेश, यानी कि वे उपनिवेश जिनमें गवर्नरों की नियुक्ति स्वामी के द्वारा की जाती थी या नियुक्ति का अनुमोदन सम्राट के द्वारा किया जाता था। तीसरा अधिकार पत्र उपनिवेश, यानी कि वे उपनिवेश जो कंपनी के होते थे और ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था द्वारा अनुमति प्राप्त करके बनते थे। कहने का संदर्भ ये है कि इन तीनों प्रकार के उपनिवेशीकरण के बाद जो एक दूसरा जो महत्वपूर्ण संदर्भ था वो ये था कि उपनिवेशों की स्वतंत्रता। अब आपसे जो पिछले वीडियो में मैंने ढेर सारी इस बात पे बातचीत की थी कि किस प्रकार से वहाँ पे जो है अलग अलग तरीके के टैक्स लिए जा रहे थे, और जिसमें स्टैम्प टैक्स सबसे महत्वपूर्ण था। और उसके बाद जो है वो बोस्टन टी पार्टी का होना, और ये होना कि
वहाँ पे बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं वाली जो बात थी वो पूरे समाज में जिस प्रकार से प्रचलित हो गई, तो उस तरीके से वहाँ के उपनिवेशों में एक ऐसा माहौल बन गया था जिससे उन लोगों को लगने लगा था कि हमको किसी न किसी तरीके से इस पूरी शासन व्यवस्था के खिलाफ हमको खड़ा होना है। शायद यही कारण था कि 1774 में लगभग 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया में हुआ, जिसे प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस कहा गया। इस सम्मेलन के माध्यम से जो वहाँ के जो दमनकारी कानून थे उनका विरोध किया गया और विदेशी माल का बहिष्कार भी किया गया। 10 मई को इसी तरीके की दूसरी कांग्रेस जो है फिलाडेल्फिया में हुई और इंग्लैंड के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करके जॉर्ज वाशिंगटन को सर्वोच्च सेनापति नियुक्त कर दिया गया। इस कांग्रेस में शामिल होने वाले कुल उपनिवेशों की संख्या 13 हो गई थी। यह कांग्रेस मार्च 1781 तक संयुक्त उपनिवेशों की सरकार के आधिकारिक रूप में कार्य करती रही और 4 जुलाई 1776 वो दिन था जब एक घोषणा हुई, या यूं कह लीजिए कि जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में सारे उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष के बाद एक घोषणा करके कहा कि वो स्वतंत्र हैं, यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। मित्रों, बच्चों, ये बात आप इस बात से सारे लोग परिचित हैं कि 1775 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय ने घोषणा की कि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है और ब्रिटेन और अमेरिकी उपनिवेशों में जो 6 वर्षों तक जो युद्ध चला था वो 19 अक्टूबर 1781 के युद्ध में जब उपनिवेशों की विजय हो गई, इसके उपरांत 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि हुई, जिसके अंतर्गत इंग्लैंड द्वारा 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता की मान्यता प्रदान कर दी गई। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है संविधान के बनने और उसके संवरने में, वो है राजमंडल का होना। इंग्लैंड के विरुद्ध स्वतंत्रता के सक्रिय प्रयास हेतु विभिन्न उपनिवेशों के मध्य तालमेल और उनका समन्वय होना अपरिहार्य था। इसके परिणाम स्वरूप 1774 में प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस नामक एक संस्था की स्थापना की गई। यद्यपि इसकी शक्तियों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, फिर भी 12 जून 1776 को प्रत्येक उपनिवेश से एक सदस्य लेकर एक नई समिति का निर्माण किया गया। इस समिति ने एक ऐसे राजमंडल के संविधान पर विचार किया जिसके अंतर्गत एक होकर सभी उपनिवेश स्वतंत्रता संग्राम का अभियान जारी रख सकें। नवंबर 1777 में महाद्वीपीय कांग्रेस ने राजमंडल व अस्थायी संघ के निर्माण संबंधित धाराओं को स्वीकार कर लिया और 1781 ईस्वी में सभी राज्यों ने इसकी पुष्टि भी कर दी। इस प्रकार अमेरिका के संयुक्त राज्यों का प्रथम लिखित संविधान का निर्माण हुआ। राजमंडल की संविधान की प्रथम धारा के अनुसार संघ का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका रखा गया। युद्ध की घोषणा करने, संधि करने और मुद्रा जारी करने, ऋण लेने, सेना बनाने और डाक व्यवस्था आदि कायम करने के अधिकारों को छोड़कर जो स्थानीय शक्तियां थी वो उनके अधिकार राज्यों को दे दिए गए। राजमंडल की सरकार को राज्यों में कर लगाने तथा राज्यों के बीच व्यापार करने का नियंत्रण करने का अधिकार नहीं था। राजमंडल में केंद्रीय कार्यपालिका और न्यायपालिका का भी प्रावधान नहीं था। राजमंडल की यह व्यवस्था एक ढीले ढाले संघ के समतुल्य थी। राजमंडल संविधान की यह धारा बालू की रस्सी के एक ऐसे समान थी, उसमें एकता जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। दूसरी बात ये कि जो राजमंडल के संविधान की जो दुर्बलता थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि इसमें केंद्र को कर लगाने का अधिकार नहीं था। दूसरा, राज्यों ने केंद्र को अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं दी थी। तीसरा, वाय और अंतर्राज्यीय व्यापार के विषय में प्रत्येक राज्य जो था वो अपने आप को एक अलग राष्ट्र ही समझता था। सभी राज्य अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र समझते थे तथा राजमंडल की सत्ता का अस्तित्व नाम मात्र का रह गया था। संदर्भ ये है कि अनेक राज्यों ने बाहरी देशों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करना शुरू कर दिया था। इस प्रकार राज्यों के मध्य जो थी वो ईर्ष्या देश की भावना बढ़ रही थी और 1786 में राजमंडल ने कांग्रेस ने एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया और एक ऐसी संकटपूर्ण स्थिति की बात कही और लोगों से ये कहा कि यह उनके लिए आवश्यक है कि वे या तो राजमंडल के शासन को जो उन्हीं के द्वारा उन्हीं के हित के लिए स्थापित किया गया है उसे सशक्त बनाएं या उसके अस्तित्व को ही मिटा देने के लिए प्रस्तुत हो जाएं। ऐसी ही परिस्थितियों में नए संविधान का निर्माण हुआ।
जहाँ तक नए संविधान के निर्माण का संदर्भ है तो जॉर्ज वाशिंगटन के शब्दों में, एक राष्ट्र के रूप में हम अधिक दिनों तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक किसी स्थान पर एक ऐसी सत्ता की स्थापना न करें जो उतनी ही शक्ति के साथ संपूर्ण संघ में कार्य करे जितनी शक्ति के साथ राज्यों की सरकारें विविध राज्यों में कर रही थीं। राज्यमंडल में केंद्रीय सरकार की दुर्बल स्थिति के कारण राज्यों द्वारा उसकी अवहेलना की जा रही थी। राज्यों में गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी थीं और ऐसी परिस्थितियां आने लगी थी जिसके फलस्वरूप केंद्र को शक्तिशाली बनाने की बात उठने लगी थी। वाशिंगटन, हैमिल्टन और मेडिसन ने केंद्रों को राज्य से अधिक शक्तिशाली होने की बात कही थी और हैमिल्टन और मेडिसन के ही प्रयासों से फिलाडेल्फिया में फिर एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें एक द्वीप जो रोड द्वीप के नाम से था प्रसिद्ध, उसको छोड़कर लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने 14 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में होने वाले सम्मेलन में भाग लिया और इसमें कुल 53 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जॉर्ज वाशिंगटन के सभापतित्व में संपन्न इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्यमंडल के अनुच्छेदों को दोहराना और उनमें संशोधन करके ऐसे सुझाव देना, दूसरे शब्दों में ये कह दें कि केंद्रीय सरकार की शक्ति को वृद्धि करना इस सम्मेलन की सबसे विशिष्ट उद्देश्य था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के समक्ष ये सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस देश के विभिन्न विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व था। 17 सितंबर 1787 को अमेरिका के संयुक्त राज्यों में एक नए संविधान का स्वरूप निश्चित किया गया। सम्मेलन में यह भी तय किया गया कि नए संविधान को लागू किए जाने के बाद यह आवश्यक होगा कि 13 में से कम 9 राज्यों के विधानमंडल उसे अलग अलग तरीके से स्वीकृति प्रदान कर दें। नया संविधान बहुत उत्साहपूर्वक बनाया गया, किंतु उतने उत्साह से राज्यों ने उसका पुष्टिकरण नहीं किया। संविधान का कतिपय अंशों को लेकर राज्यों में विभिन्न प्रकार के विवाद बने रहे। देश में लगभग 2 दलों की स्थिति हो गई थी और पूरा देश 2 दलों में विभक्त हो गया था। एक दल उन लोगों का था जो संघ का विरोध करता था तथा दूसरा दल संघ का समर्थन करने वाले लोगों का था। अतः संघ के समर्थकों को यह स्वीकार करना पड़ा कि संविधान में अधिकार पत्र की व्यवस्था होना आवश्यक है। 21 जून 1788 को संविधान को 9 राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त हो गया। 4 मार्च 1789 को एक नया संविधान परिवर्तन में आया। वर्तमान समय में राज्यों की संख्या अमेरिका में 13 से बढ़कर 50 के आसपास है। तब भी यह संविधान सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि इस संविधान की गुणवत्ता और इस संविधान को बनाने की प्रक्रिया कितनी बेहतर रही होगी। नए संविधान के अनुसार अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई और संघ पद्धति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन संघीय और राज्य सरकारों के मध्य किया गया। जिसके अंतर्गत नए संविधान में अमेरिका के नागरिकों को अनेक अधिकार दिए गए, जिनमें प्रमुख अधिकार थे भाषण का अधिकार, प्रकाशन का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, कानून के अनुसार न्याय प्राप्त करने का अधिकार, नए संविधान के प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित न रखे जाने की गारंटी इत्यादि। कहने का संदर्भ ये है कि जो अमेरिकी संविधान इन परिस्थितियों और इन परिवेशों पे बना, तो जहाँ तक उसके अपने होने और नहीं होने का जो संदर्भ है या उसकी जो अपनी समृद्धि है, वो उस राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ से जुड़ी है जहाँ की शासन व्यवस्था जो राष्ट्र की सफलता के मार्ग में संतुलित परिस्थितियाँ पैदा करती है, जिससे राष्ट्र सर्वोन्मुखी उन्नति की ओर प्रचलित होता है और अग्रसर होता है। आज जब संपूर्ण विश्व में अमेरिका एक अग्रणी राष्ट्र की भूमिका में खड़ा है, ऐसी परिस्थिति में आर्थिक और सैन्य दृष्टि से उसकी जब ख्याति चरम पे है, तब हमें जब अमेरिका के इस पूरे संविधान का अवलोकन करते हैं तो हमें ब्रोगन की वो पंक्तियाँ याद आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि संविधान के अंतर्गत स्थापित शासन पद्धति के द्वारा अमेरिकी राष्ट्र समृद्धशाली और सुदृढ़ बना है। उसने अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा को मजबूत बनाए रखे हुए है और विश्व इतिहास पर उसने अपना अमिट प्रभाव डाला है। जहाँ तक अमेरिकी संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, तो प्रथम दृष्टया यह
एक लिखित और संक्षिप्त संविधान है। पिछले लगभग 200 वर्षों में मात्र 26 के आसपास इसमें संशोधन हुए हैं और यह संविधान अत्यंत संक्षिप्त है। 40 से भी कम पृष्ठों पर यह छपा हुआ है। दूसरा, इस संविधान की जो विशेषता है वो अमेरिका की शासन व्यवस्था, जिसके निमित्त पूरी दुनिया के लोगों ने अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। या यूँ कह लीजिए कि इस शासन प्रणाली का जो बेहतरीन आधार है वो मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। इस शासन प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्र की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। शासन की इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पदमुक्त नहीं किया जा सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। कहने का मतलब कि पूरी तरीके से शासन की जो व्यवस्था है उसका एक बेहतर जो स्वरूप है वो हमको इस अमेरिकी संविधान में दिखता है। दूसरा ये कि लौकिक प्रभुसत्ता में विश्वास करने वाला संविधान, क्योंकि अमेरिका के संविधान निर्माताओं को ये लगता था कि लोकतंत्र में विश्वास ही उनके कल्याण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा, तो उन लोगों ने संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा और कहा है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक से अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय स्थापित करने, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण की वृद्धि करने, अपने एवं अपनी संतति के लिए स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित करने और रखने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। चौथा कि इस सारे संदर्भ के अतिरिक्त पूरे शासन व्यवस्था को 2 सदनीय विधानमंडल में बांटा गया है। कांग्रेस के ये 2 सदन निम्न सदन और उच्च सदन के नाम से प्रसिद्ध हैं। निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा, उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। प्रतिनिधि सदन में 435 और सीनेट में तकरीबन 100 सदस्य होते हैं। प्रतिनिधि सदस्य 2 वर्षों के लिए और सीनेट के 6 वर्षों के आधार पर 6 वर्षों के लिए लोग चुने जाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता इनके लिए महत्वपूर्ण है और अमेरिकी संविधान को सर्वोच्च कानून मानते हुए राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय ये सारे लोग संविधान के अधीन हैं। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके द्वारा बनाए गए सभी कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन हुई सभी संधियां या जो भी भविष्य में की जाएंगी उन सभी से देश के सर्वोच्च कानून की व्याख्या होगी या प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश उसको परिपूर्ण करने हेतु उसको लागू करने के लिए बाध्य होगा। इस संविधान की जो संरचना है उस संरचना के आधार पर यह संविधान कठोर संविधान है, क्योंकि इस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है। 2 विधियों का प्रावधान है संशोधन के लिए बच्चों। पहला ये कि पूरी कांग्रेस में 2/3 बहुमत से संशोधन का प्रस्ताव पारित हो और राज्यों में 3/4 विधानमंडल। दूसरा, 2/3 राज्यों के विधानमंडलों के संशोधन के लिए कांग्रेस से प्रार्थना आवश्यक है। ऐसी प्रार्थना होने पर कांग्रेस एक कन्वेंशन बुलाती है। यह कन्वेंशन एक संशोधन का प्रस्ताव करेगी। यदि यह प्रस्ताव 3/4 राज्यों में कन्वेंशन के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया तो संविधान में संशोधन हो पाएगा। इसलिए 21वें संशोधन को छोड़कर शेष सभी संशोधनों के लिए पहला तरीका अपनाया गया। ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी दूसरी वाली। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिसके लिए पूरी दुनिया या दुनिया के लोग आभारी होंगे अमेरिकी संविधान के, वो है गणतंत्रीय संविधान। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान गणतंत्रीय स्वरूप वाला संविधान है। ये एक बेहतर नमूना है गणतंत्रीय संविधान वाली व्यवस्था का। गणतंत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि उसका प्रधान कोई वंशानुगत राजा नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधि होता है। गणतंत्रीय राज्य की द्वितीय विशेषता यह है कि देश के प्रधान को शक्तियां जनता से प्राप्त होती है। ये दोनों विशेषताएं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मिलती हैं। संविधान की प्रस्तावना इस बात को स्पष्ट करती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक शक्ति का अंतिम स्रोत वही लोग हैं। और एक जो महत्वपूर्ण संदर्भ है कि यहाँ का जो उच्च सदन है वो अधिक शक्तिशाली है, जिसको हम सेनेट कहते हैं। उदाहरण स्वरूप ये इंग्लैंड के कॉमन सदन यानी कि लॉर्ड सदन से और भारत की लोकसभा के मुकाबले में
ज़्यादा शक्तिशाली है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जो प्रतिनिधि सभा को नहीं प्राप्त की गई हैं। सीनेट की सर्वपक्षीय शक्तियों के आधार पर ही कहा जा सकता है कि अमेरिका का उच्च सदन सीनेट विश्व के अन्य देशों के मुकाबले सर्वाधिक शक्तिशाली सदन है। जहाँ तक नागरिकों को अधिकार देने और नागरिकों के अधिकार का संदर्भ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 के प्रवर्तन में आया। उस समय संविधान में नागरिकों के अधिकार किसी भी राज्य में उनका बहुत बेहतर प्रावधान नहीं किया गया था। संविधान के लागू होने के केवल 2 वर्षों के पश्चात ही प्रथम 10 संशोधन किए गए और इन 10 संशोधनों में सिर्फ 9 संशोधन तो संयुक्त राज्य के अमेरिका के नागरिकों के लिए हैं। आप इस बात से भी परिचित हैं और इस बात से भी इत्तेफाक रखते हैं कि शक्ति पृथकता का सिद्धांत भी अमेरिकी संविधान की प्रमुख खूबी है। जहाँ तक नागरिकों के अधिकार का संदर्भ है, तो धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शांतिमय रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, ये वो सारे संदर्भ हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि एक राष्ट्र, एक राज्य, एक शासन व्यवस्था बेहतरीन रूप से अपने नागरिकों को बेहतर अधिकार देने की वकालत करती है। अमेरिका में स्वस्थ शस्त्र रखने से लेकर व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, ज्यूरी द्वारा अभियोगों की सुनवाई का अधिकार, बिल अधिकार पत्र में तमाम ऐसे वो कानून या अधिकार उल्लिखित हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण परिस्थितियां और प्रवृत्तियां आ सकें। दूसरा संदर्भ ये है कि शक्ति पृथकता का जो संदर्भ मैंने कहा कि संविधान निर्माण के साथ ही अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस सिद्धांत की महानता को अनुभव किया। उन्होंने अमेरिका के इस सिद्धांत के आधार पर निर्माण करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद द्वारा वैधानिक शक्तियां कांग्रेस को, द्वितीय अनुच्छेद द्वारा कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति को और तृतीय अनुच्छेद द्वारा न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों को प्रदान की गई हैं। नियंत्रण और जहाँ तक संतुलन का सिद्धांत है, तो अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया और परंतु वे सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र नहीं मानते थे और ऐसा किया जाना न तो संभव था न ही उचित था। अतः उन्होंने शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ ही सरकार के तीनों अंगों को स्थिर करने के लिए नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का पालन किया। इस सिद्धांत के अनुसार शासन का एक विभाग दूसरे विभाग से इस प्रकार नियंत्रित है कि वो तीनों एक दूसरे से संतुलित रहते हैं। अमेरिका का संविधान शक्ति संतुलन का शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है। संविधान के अनुसार कांग्रेस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है और न्यायालय का भी। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस तथा राष्ट्रपति के कार्यों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति पर भी कांग्रेस का नियंत्रण लागू किया जा सकता है और कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का भी प्रावधान है। एक अन्य जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ अमेरिकी संविधान के विषय में वो ये है कि अमेरिकी संविधान दोहरी नागरिकता देता है। 14वें संशोधन में अमेरिकी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। इसके अनुसार प्रत्येक अमेरिकी नागरिक को राज्य की नागरिकता के साथ साथ संघ की भी नागरिकता प्राप्त होती है, किंतु विभिन्न राज्यों के नागरिकता संबंधी नियमों की समानता नहीं है। दूसरा एक जो सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है वो ये कि व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित ये संविधान न्यायिक पुनरीक्षण का भी अधिकार देता है। संविधान का ये 14वां संशोधन कहता है कि निगम, श्रम, व्यापार आदि की चर्चा कर संपत्ति संबंधित अधिकार शायद अमेरिका में ही सबसे व्यापक हैं, जो कि आर्थिक व्यक्तिवाद की नींव को दृढ़ भी बनाते हैं। कहने का संदर्भ ये है कि 1801 में जब चीफ जस्टिस मार्शल मार्वरी बनाम मेडिसिन के अभियोग में एक निर्णय लिया गया कि यदि कांग्रेस अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक समझा जाएगा। तो इन सारे संदर्भों से इस बात की तरफ इशारा होता है कि जो अमेरिकी संविधान था वो अमेरिकी क्रांति के बाद एक ऐसा बेहतर नायाब तोहफा या यूं कह लीजिए कि उनकी उपलब्धि थी अमेरिकी नागरिकों की, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ और इंग्लैंड की वो जो
उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ वहाँ की लोकतांत्रिक जनता की एक बेहतरीन जीत का एक सफलतम उदाहरण है। धन्यवाद।